हेलो बच्चों, कैसे हो आप। फिर आपका स्वागत है पार्ट 16 में, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बेसिसिटी बता रहा हूँ रेजोनेंस से रिलेटेड। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे नए हो तो आप पार्ट 1 टू पार्ट 15 रेजोनेंस के सारे वीडियोस देख लो और फिर यहाँ पे आओ। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो बहुत बहुत स्वागत है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सीख सकते हो। ठीक है। सो देखो, बहुत से बच्चे इस समय परेशान हैं। आप परेशान एकदम मत हो, है ना। मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ाई को लेकर तो एकदम ही नहीं होना, ठीक है। सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, पर पढ़ाई को लेकर परेशान एकदम नहीं होना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए आज जो लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाया हूँ, और इसमें भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ काफ़ी यूनिक है, और अपने में ही बहुत से सवाल इस पे आते हैं एक्चुअली। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये जितने भी मैं अपने वीडियोस में डिस्कस करता हूँ पार्ट 1 टू पार्ट 15, अगर आप रेजोनेंस का देखो, उससे पहले इंडक्टिव देखो, तो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ या जितने कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इतने आपको एक जगह मिलना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप फॉलो करो और कॉन्फिडेंस रखो। आप कर सकते हो, आप लाइफ में अच्छा ही करोगे, कभी किसी का बुरा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दिल से कोई काम करते हो, मेहनत से करते हो, तो आपको वो चीज़ मिलती है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आपको पार्ट 16। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, प्रोटॉन स्पॉन्जेस की। ये भी बेसिसिटी का ही पार्ट है ना, ये बेसिसिटी का पार्ट है। और आगे हम देखेंगे कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन वाले सवालों में ये हेल्प करता है। तो आज हम समझेंगे प्रोटॉन स्पॉन्ज है क्या। नाम से ही पता चल रहा है स्पॉन्ज क्या होता है। आपने ऐसे दबाया स्पॉन्ज को पानी में डाल के, तो क्या होगा, वो पानी को सोख लेगा, खींच लेगा। तो स्पॉन्ज मतलब कोई चीज जो खींच ले किसी चीज को, है ना, अपनी तरफ, या एब्जॉर्ब कर ले, इस टाइप की चीज, या एड्सॉर्ब कर ले। तो प्रोटॉन को स्पॉन्ज जो है वो प्रोटॉन को अगर एड्सॉर्ब करे तो वो चीज क्या हो जाएगी, प्रोटॉन स्पॉन्ज, है ना। अगर कोई सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सोचो, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर ले या खींच ले अपनी तरफ, बॉन्ड बना ले उसके साथ, उस पर अटैक करके, तो वो एक प्रोटॉन स्पॉन्ज है। सो लेट्स से अगर बी कोई सब्सटेंस है, बी के पास लोन पेयर होना जरूरी है। मिनिमम कंडीशन है कि लोन पेयर हो, मिनिमम। नेगेटिव हो तो बहुत अच्छा, मिनिमम लोएस्ट कंडीशन है कि लोन पेयर तो होना चाहिए। तो क्या होगा, ये लोन पेयर H प्लस को एज अ बेस अटैक करके ये बना लेगा। तो अगर ये H प्लस को डेस्परेटली अटैक कर रहा है, अगर ये बेस H प्लस को डेस्परेटली अटैक कर रहा है, तो ये प्रोटॉन स्पॉन्ज कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड अ प्रोटॉन स्पॉन्ज, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्या है, BH और इस पे प्लस। तो देखो BH प्लस तो आपका एक कैटायन है, और मैंने आपको एक पिछले लेक्चर से बताया था, अगर जो बेस ने, वो बेस अच्छा माना जाएगा जो स्टेबल कैटायन बना रहा हो H प्लस पे अटैक करके, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं, जो H प्लस पे अटैक करते हैं, और बेसेस वो अच्छे होते हैं जो H प्लस पे अटैक करने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन या स्टेबल कैटायन बनाए। तो ये प्रोटॉन स्पॉन्ज हो गया, ठीक है। और प्रोटॉन स्पॉन्ज क्या होता है, जो डेस्परेट है H प्लस पे अटैक करने के लिए। अब क्यों डेस्परेट है, कुछ वजह हो सकती है। हो सकता है ये अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा हो किसी वजह से। कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। चिलेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, और आपके स्टेरिक फैक्टर्स होते हैं। तो मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो आप पहले एक बात याद रखना, प्रोटॉन स्पॉन्जेस आर नथिंग बट वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। दे आर, आपको याद क्या रखना है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड दे मे बी और दे आर स्टेबलाइज्ड मोस्टली बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबलाइज्ड हम बात करेंगे, और भी स्टेबिलिटी हो सकते हैं, बट स्टेबलाइज्ड बाय हम बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, आप पॉइंट सारे लिखते रहना। तो ये हमारा प्रोटॉन स्पॉन्ज का फंडामेंटल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्या। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ा सा बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे NCH3, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी एक CH3 है। अब देखो, मैंने आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तो पढ़ाया नहीं है ना। मैंने आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं पढ़ाया क्या सर? नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है आपको मैं ऐसे छोड़ दूंगा, पढ़ाने वाला आने वाला है। मे बी 18th या 19 लेक्चर जो पार्ट आएगा इसका, उसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से डिस्कस होने वाला है।
तो एकदम वरी मत करो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में स्टेरिक इनहिबिशन का एक बात बताने वाला हूँ कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि अगर रेजोनेंस मान लो ये मॉलिक्यूल कर रहा है, मान लो NH2 रेजोनेंस कर रहा है ना, आराम से कर रहा था, खुशी खुशी, है ना ये। लेकिन अगर मैंने यहाँ खूब बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए मान लो, तो क्या होगा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे बड़े बड़े इनके बगल में ग्रुप्स आ गए तो क्या इनमें आपस में रिपल्शन होने के चांस बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ गए, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, बल्कि ग्रुप्स के लगने के कारण जो इफेक्ट आता है मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ बल्कि ग्रुप के कारण ये क्या करेगा, ये अपने आप को मिनिमाइज करना चाहेगा, इनके बीच जो रिपल्शन हो रहा है, ये धक्का मार रही है, इनको मिनिमाइज करने के लिए NH2 बेचारा कैसा हो जाएगा, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है NH2 थोड़ा अलग प्लेन में चला जाए, है ना, मतलब जिस प्लेन में ये है और जिस प्लेन में ये NH2 है वो अलग हो जाए। और अगर प्लेन बदल गया तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि सारे एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं वो सब प्लेनर होने चाहिए। तो यहाँ पे प्लेनैरिटी अगर लॉस हो गई, क्यों अगर प्लेनैरिटी लॉस हो गई? रिपल्शंस के कारण। तो इसको हम बोलते हैं, इस इफेक्ट को स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन, मतलब रोक देना, किसको? रेजोनेंस को। किसके द्वारा? स्टेरिक फैक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो यहां पे हमारे पास ये बड़े बड़े ग्रुप्स, ये भी ग्रुप हो सकता है, यस डेफिनेटली होगा भी, इनमें रिपल्शंस आ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल थोड़ा घूम सकता था, तो ये क्या करेगा, NCH3 को मैं थोड़ा ऐसा बना देता हूं। एक तो बल्कि ग्रुप के कारण भी होगा, तो हो सकता है ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर ले, मान लो बाई चांस ये घूम भी गया, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी जो है, ये भी यहाँ पे SSCH3 चला गया, तो भी यहाँ पे क्या आ जाएंगे सामने लोन पेयर। तो लोन पेयर में क्या हो रहा होगा, अब लोन पेयर रिपल्शन भी होने लगा होगा भाई। लोन पेयर रिपल्शन भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना बल्कि ग्रुप्स, लोन पेयर भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन करेंगे। अब क्या होगा, इनमें रिपल्शन चालू हो गई। तो भाई अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अगर कहीं मीडियम में H+ पड़ा होगा, अगर कहीं भी मीडियम में इनमें से एक को H+ दिख गया तो अटैक होगा। तो H+ मान लो एक घूम रहा होगा, जिस कंटेनर में ये पड़े होंगे वहीं का H+ घूम रहा होगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, या ये नाइट्रोजन इनमें से कोई एक अपना लोन पेयर H+ को देके डेस्परेटली, क्यों डेस्परेट होगा लोन पेयर देने के लिए H+ को? क्योंकि रिपल्शन को मिनिमाइज करना है। तो ऐसे डेस्परेट कंडीशन वाले स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज, प्रोटॉन स्पॉन्ज, क्योंकि इस प्रोटॉन को डेस्परेटली खींचेगा, क्यों? टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो यहां मिनिमाइज करना चाहेगा, मिनिमाइज, है ना, लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो अब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि नाइट्रोजन ने H को तो एब्जॉर्ब कर लिया, या इसको जो भी बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन केमिकल वाला। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे नाइट्रोजन का बेचारे का लोन पेयर भी तो है, ये देखो ये दूसरा लोन पेयर है, और इस वाले लोन पेयर ने मान लो अटैक किया, तो ऐसा दिखेगा। मैं थोड़ा H को ऐसा दिखा दे रहा हूं। तो अब क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये देखो इस सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इन दोनों हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हाइड्रोजन एक तरफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच्ड है और दूसरी तरफ इनमें से कोई एक एटम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यस, हाइड्रोजन इनमें से एक एटम, देखो नाइट्रोजन से यहाँ कनेक्टेड है और ऑपोजिट साइड में नाइट्रोजन है, तो हो जाएगी कंडीशन, यस इट विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसा, क्या विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण ये हाईली स्टेबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हाईली स्टेबल। और अगर ये हाईली स्टेबल हो रहा है तो 100% ये एक अच्छा प्रोटॉन स्पॉन्ज है, मतलब ये डेस्परेटली H+ को अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा इस चीज को। दिस देयरफॉर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ हाईली स्टेबल कैटायन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। देखो एक नाम दे दिया, ऐसा कोई हाईफाई नाम मतलब डाल दिया है कि बस एक नया कुछ स्पीशीज के लिए, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं। प्रोटॉन स्पॉन्ज बड़ा सा कुछ आएगा, है ना, दैत्याकार साइज का कुछ होगा, एकदम भयानक सा बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन स्पॉन्ज एक मामूली सा बेस है, मामूली नहीं स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आपका प्रोटॉन स्पॉन्ज खत्म हो जाएगा।
जो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको, लेट्स से ये यहाँ पे पिरिडीन टाइप का सिस्टम है, एक रिंग ऐसी, एक रिंग नॉर्मल और एक रिंग मान लो ऐसी। तो क्या ये प्रोटॉन स्पॉन्ज है? बिल्कुल है, इट इज अ वेरी गुड प्रोटॉन स्पॉन्ज, क्योंकि अगर ये H+ कहीं आसपास भ्रमण कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो ये इनमें से कोई एक नाइट्रोजन लोन पेयर अटैक कर देगा। आप बोलोगे सर यहाँ स्टेरिक रिपल्शन तो है नहीं, लोन पेयर रिपल्शन तो है नहीं, फिर क्यों अटैक कर रहा है? अरे भाई ये थोड़ी ना मैंने कहा कि सिर्फ स्टेरिक इनहिबिशन होगा या लोन पेयर रिपल्शन होगा तभी अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो स्टेबल अगर कार्बोकैटायन या कोई भी कैटायन बना रहा है, अगर वो स्टेबल है तो भी तो अटैक करेगा ना जल्दी। तो देखते हैं क्या ये इस पे अटैक करके क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल वाला कंपाउंड बना रहा है, तो देखते हैं। तो जब मैंने इसको इस पे अटैक कराया, मान लो ये लोन पेयर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां पे ये हो गया और यहां नाइट्रोजन था। तो यहां पे अगर आप देखो इस सिस्टम को, तो यहां पे क्या हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना। यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो यस इट हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टेबल कैटायन। सो ये बहुत स्टेबल है। और आप देख सकते हो एक चिलेशन भी हो रहा है। चिलेशन मतलब क्या होता है, ये भी हाई फाई टर्म, डरावना सा लेकिन है नहीं, मतलब रिंग फॉर्मेशन है ना, ये सब ऐसे टर्म्स हैं। मतलब अगर रिंग फॉर्मेशन हो जाए, 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग की रिंग फॉर्मेशन हो तो काफी स्टेबल माना जाता है। तो यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ऊपर से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। yes it is highly stable cation, therefore this species, ये जो हमारा स्पीशीज है, it is a very strong base। ठीक है, तो चलो प्रोटॉन स्पॉन्जेस जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो हो गया बेसिसिटी का। अब मिलते हैं आपको लेक्चर 17 में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको नए अपडेट्स आते जाएंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, है ना। सबका फायदा करो इस समय, सबके साथ फैलाओ वीडियो और बने रहो मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।